नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। रियल एस्टेट सेक्टर में हालात बदलने लगे हैं, रौनक वापस लौटने लगी है। कम से कम आंकड़े और रिपोर्ट्स तो यही दावा कर रही हैं। नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल नवंबर में पिछले 9 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है घरों की बिक्री को लेकर। तो वहीं दूसरी NoBroker.com की एक रिपोर्ट का दावा है कि करीब 82% लोग 2021 में अपना घर खरीदना चाहते हैं। ये आंकड़े प्रॉपर्टी मार्केट में अच्छे संकेत बयां कर रहे हैं, लेकिन जो रौनक है वो मुंबई, बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों में ही नजर आ रही है। बाकी शहरों के हालात बहुत बेहतर नहीं हैं। तो जमीनी हालात क्या हैं? जो राज्य सरकारें हैं उन्हें ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए कि रियल एस्टेट का पहिया घूमे और रियल एस्टेट के साथ साथ करीब वो 250 इंडस्ट्रीज का भी पहिया घूमे जो रियल एस्टेट के ऊपर निर्भर रहती हैं। हमारे साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ खास मेहमान हैं जिनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आंकड़े हैं क्या वैसा ही वो महसूस भी कर रहे हैं, इंडस्ट्री में वो नजर भी आ रहा है, या फिर जमीनी हालात कुछ और हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। इनको जानने समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं मुंबई से जुड़े हुए नरेटको के नेशनल प्रेसिडेंट निरंजन हीरानंदानी। हमारे साथ बेंगलुरु से शामिल हैं NoBroker.com के को फाउंडर और चीफ बिजनेस ऑफिसर सौरभ गर्ग। इनकी रिपोर्ट पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ एनसीआर से ट्रैक टू रियल्टी के सीईओ जुड़े हुए हैं रवि सिन्हा। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह होगा कि जो आपकी रियल एस्टेट रिपोर्ट 2020 है उसकी क्या हाइलाइट्स है, क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? हमारी जो रिपोर्ट है हमने इसमें देखा कि काफी अच्छे सेंटिमेंट्स हैं। ऑलमोस्ट 89% लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये एकदम सही टाइम है घर खरीदने के लिए। एंड 82% टेनेंट्स जो कि अभी रेंट पे रहते हैं वो बोल रहे हैं कि 2021 में वो एक्सप्लोर करना चाहेंगे घर खरीदने का। हमने ये भी देखा कि काफी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो यंगर सेगमेंट है उससे देखने को मिल रहा है। जो 25 to 40 इयर्स जिसको हम मिलेनियल्स बोलते हैं, वो सेगमेंट जो कि पिछले 5-6 साल से बाइंग में इतना इन्वॉल्व नहीं था और रेंटल पे ज्यादा फोकस करता था, अभी हमने देखा कि उसमें मैसिव जंप हुआ है। एंड ऑलमोस्ट 63% ऑफ बायर्स अभी मिलेनियल्स वाले सेगमेंट से आ रहे हैं, एंड विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो हमें लगता है कि 2021 काफी अच्छा रहेगा। इसके मल्टीपल रीजंस भी हैं, जैसा कि आपने बोला स्टैम्प ड्यूटी कट एक बहुत बड़ा रीजन है महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से लोगों का काफी पॉजिटिव है। प्राइसिंग लोगों को ठीक लग रही है, 4-5 साल से प्राइसिंग कांस्टेंट है, कुछ डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं। बट मेरा मानना है कि सबसे बड़ा रीजन इसका है कि जो होम लोन इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अभी काफी कम हो गए हैं। एंड हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे कि जब भी होम लोन इंटरेस्ट रेट और रेंटल यील्ड का डिफरेंस 4.5 से 5% से नीचे हो जाता है तो ऑटोमेटिकली एक प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में आपको बूम दिखता है। और अब हम उसी कगार पे हैं, हम एकदम उसी पॉइंट पर हैं जहाँ पे कि ये 5% से कम हो गया है। तो हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। हमें लगता है कि इसमें हमें काफी अच्छा अगले आने वाले सालों में रिस्पॉन्स मिलेगा। निरंजन जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा कि मुंबई में नवंबर महीने में करीब 9 साल का रिकॉर्ड टूटा है, शानदार बिक्री देखने को मिली है। जाहिर है इसमें स्टैम्प ड्यूटी की छूट ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। अब खबर है कि टैक्स प्रीमियम सेस में 50% की छूट मिलने वाली है। इसका क्या असर आप देखते हैं? क्या एक और नया रिकॉर्ड मुंबई में देखने को मिलेगा? मेरे अंदाज से रियल एस्टेट मार्केट काफी 3 सालों से तकलीफ देख रही है। डिमोनेटाइजेशन के बाद उसके बाद में देखिए रेरा आ गई, जीएसटी आया, आईएलएफएस की प्रॉब्लम आ गई, और अल्टीमेटली 2020 में जब मार्केट ऊपर शुरुआत हुई थी, फिर जैसे लॉकडाउन हो गया तो वैसे फिर दोबारा एक नीचे आने का हो गया। मेरे अंदाज से अब जो सौरभ जी ने बताया वो बहुत सही है, और वो महाराष्ट्र, मुंबई, मेट्रोपॉलिटन रीजन, पुणे, जितने भी शहर हैं महाराष्ट्र में, उसमें बहुत ही फर्क आ गया है। और इनकी रिएक्शन जो है वो एक तो है कि लोग सोच रहे थे और भाव कम होंगे, अब लोगों को पता पड़ गया है कि ये लगभग लोएस्ट रेट है, और 3 सालों से जैसे भाव बढ़े ही नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन आया है तो रियल टर्म्स में तो भाव कम ही हुए हैं। सेकेंड, जो स्टैम्प ड्यूटी कम हुई है। थर्ड, जो रेडी पोजेशन ले रहे हैं वो जीएसटी का 5% भी बचा रहे हैं।
और काफी जो डेवलपर्स हैं वो स्टैंप ड्यूटी पूरा खुद अब्सॉर्ब कर रहे हैं या भाव कम कर रहे हैं। तो मेरे अंदाज से ये एक कॉम्बिनेशन रहा है। सर, मैं बात कर रहा था कि जो टैक्स प्रीमियम की छूट मिलने वाली है डेवलपर्स को, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसका बिक्री पर क्या असर पड़ेगा? मेरे अंदाज से मार्केट अच्छी होगी। और दूसरी बात यह रहेगी कि काफी लोग परेशान थे क्योंकि जो प्रीमियम के रेट थे वो अब्सर्ड रेट थे, आई मीन अनबिलीवेबल ज्यादा थे। आप देखने को जाएं ये जो हम ये हायर रेट हम भरें तो मेरे अंदाज से मुंबई शहर में कोई भी लोकेशन, आप मुलुंड जैसे लोकेशन देखें, भांडुप जैसे लोकेशन देखें, तो वहां भी हम 10,000 रुपए से कम में नहीं बेच सकते क्योंकि वो जो प्रीमियम है बहुत ही ज्यादा है, अब्सर्डली ज्यादा है। तो मेरे अंदाज से जो ये कम कर रहे हैं वो एक रैशनलाइजेशन प्रोसेस है। वो कह रहे हैं कि दिसंबर 21 तक रखेंगे, पर लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये परमानेंटली कम करने की आवश्यकता है। और जैसे अफोर्डेबिलिटी बन जाए, नए मकान आ जाएंगे तो जरूर ये भाव भी रैशनलाइज हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मकान भी मिलेंगे, वो बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में कोई नया मकान शुरुआत नहीं कर रहे क्योंकि वो भर ही नहीं सकते। जो प्रीमियम कॉर्पोरेशन ने दिया है या सरकार ने दिया है वो इतना अब्सर्ड रेट है कि ये अच्छा है कि ये करेक्शन सरकार ने कर दी है। रवि जी, आपके पास आता हूं, आपसे जानना चाहूंगा कि सौरभ जी की रिपोर्ट आपने देखी, मुंबई में नवंबर महीने में जो घरों की बिक्री हुई वो भी आपने देखा है, एनसीआर के मार्केट में आप पहले से बैठे हुए हैं, तो ये जो सिनेरियो है इसको देखते हुए क्या कहेंगे आप? क्या रियल एस्टेट की गाड़ी खुद ब खुद घूमना शुरू हो चुकी है या फिर कहानी कुछ और है, मामला कुछ और है? मेरा मानना है ये आंकड़े जो हैं वो आधी अधूरी कहानी बताते हैं और खासकर इन आंकड़ों को और भी ज्यादा गहराई में जाकर देखने की जरूरत इसलिए है कि ये जो भी स्टैटिस्टिक्स निकल कर आ रहे हैं वो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स की तरफ से आ रहे हैं। देखिए 2019 के 3 क्वार्टर का टोटल जो सेल्स रहा है इंडिया के टॉप 8 सिटीज में वो 2.2 लाख यूनिट्स रहा है। इस साल का अगर हम देखते हैं तो 3 क्वार्टर का जो सेल है वो 87,000 है। तो सेल एक्चुअली नहीं बढ़े हैं। हाँ, ये जरूर है कि सेल का अभी आपको अचानक बूम दिख रहा है क्योंकि 2 क्वार्टर में बिल्कुल सेल नहीं हुआ था। तो एक जो पेंटअप डिमांड था वो पेंटअप डिमांड आपके 3rd क्वार्टर में आया। अगर सेल बढ़ रहा है, देखिए दुनिया में किसी भी कमोडिटी की अगर जब सेल बढ़ती है तो 2 चीजें होती हैं, एक तो प्राइसेज ऊपर जाती हैं, दूसरा नए लॉन्चेज होते हैं। रियल एस्टेट में प्राइसेस कम हुए हैं, चाहे डेवलपर प्राइस कट कर रहे हो या इंसेंटिवाइज कर रहे हो, प्राइसेस कम हुए हैं। दूसरा, न्यू लॉन्चेस नहीं हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर सेल्स बहुत हाई हो रहा है, न्यू लॉन्चेस नहीं हो रहे हैं, तो फिर इन्वेंट्री बढ़ कैसे रही है? और जब आप इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअली ये जो 3rd क्वार्टर का सेल है इसको आइसोलेशन में अगर हम देखें तो लगेगा कि मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी है, लेकिन ये सेल वो है जो पिछले 2 क्वार्टर में कमिटमेंट हो चुके थे। सेकेंडली, सेल्स के जो फिगर आप लेते हैं वो फिगर आप लेते हैं रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन में मैं आपको ये बता दूं, सेकेंडरी मार्केट में डिस्ट्रेस सेल बहुत जबरदस्त हो रहा है और ये जो सेकेंडरी मार्केट के ट्रांजैक्शंस हैं जब हम इसको क्लब करके देखते हैं तो लगता है कि हमारा रियल एस्टेट बहुत ग्रो कर रहा है। रियल एस्टेट ग्रो नहीं कर रहा है, रियल एस्टेट स्टैग्नेंट है। सेकेंडरी मार्केट में डिस्ट्रेस सेल शुरू हो गया है। अब आते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र से एक्चुअली पूरे देश को सीखने की जरूरत है। महाराष्ट्र में थोड़े सेल्स बढ़े हैं और महाराष्ट्र मॉडल अगर पूरे देश में इंप्लीमेंट किया जाता है तो शायद उसका असर वो फेंस सिटिंग बायर्स पे पड़ेगा। बट ये मान लेना कि रियल एस्टेट रिवाइव कर गया है, ये सही नहीं होगा। सच तो ये है कि इंडिया रेटिंग्स की एक अभी रिपोर्ट देख रहा था मैं कि 2021 में सेल्स में 40% के ड्रॉप के चांसेस हैं। तो जब आप स्टैटिस्टिक्स को एक हॉलिस्टिक तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक्चुअली रियल एस्टेट क्राइसिस में है। हाँ, क्राइसिस से निकलने का जो रिकवरी का रेट है वो रिकवरी का रेट शायद एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेटर रहा। सौरभ, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपकी रिपोर्ट के अनुसार जो होम बायर घर खरीदारी कर रहे हैं या करेंगे उनमें 89% ऐसे हैं जो एंड यूजर्स हैं और 11% निवेशक हैं। तो ये क्यों है कि जो निवेशक हैं उनका मोह भंग हो रहा है रियल एस्टेट से? देखिए, अगर आप किसी भी इन्वेस्टर का, निवेशक की बात करते हैं तो वो यूजुअली देखते हैं कि पिछले 4-5 साल में, 6 साल में क्या हुआ है। एंड जैसा कि निरंजन सर ने भी बताया कि पिछले 3-4 साल से 5 साल से प्राइसेस काफी स्टैग्नेंट है। तो जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है
पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट में, उनको कोई खास बेनिफिट नहीं मिला उससे। तो लोगों के दिमाग में अभी यही है कि ये एक ऑप्शन है, या दूसरी तरफ वो देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट या गोल्ड, कोई भी दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, उसमें उनको इतना ज्यादा फायदा हो रहा है शॉर्ट टर्म में भी। तो इन्वेस्टर्स मेरे को लगता है कि अभी रियल एस्टेट की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं। उनका ज्यादा मानना है कि इन्वेस्टमेंट के लिए और ऑप्शंस करे जा सकते हैं। बट एंड यूजर जिसने रियलाइज करा कि हम अभी तक सोच नहीं रहे थे घर लेने के लिए, अभी तक रेंट पे रह रहे थे, एंड नाउ दे थिंक कि शायद ये सही टाइम है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम है, ईएमआईज कम है। एंड एक और ट्रेंड जो हमने देखा है कि काफी लोग जो अभी घर खरीद रहे हैं, किराए पे ले रहे हैं, उनका डिमांड सबर्ब्स वाले एरियाज से आ रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि शायद वर्क फॉर होम जो है बहुत टाइम तक चलने वाला है अभी। तो हमें जरूरी नहीं है कि एकदम जहाँ पे हम काम करते हैं, जो भी आईटी पार्क्स हैं या उस तरह की लोकेशन है, उनके पास में घर चाहिए। वी आर ओके लिविंग स्लाइटली फार, लेकिन हमें थोड़ा बेटर घर चाहिए, हमें बड़ा घर चाहिए। तो हमने इस साल में ये भी देखा कि जो 2 और 3 BHK का डिमांड है वो काफी जंप हुआ है। पिछले साल तक अगर 48% लोग थे, जो करीब 48-50% लोग जो 2 और 3 BHK दिखते थे जी, वो जंप होकर अब की बार करीब 77% हो गया है। तो लोग कह रहे हैं कि हाँ, हम दूर रह सकते हैं क्योंकि घर से काम करने वाले हैं काफी टाइम तक, लेकिन हमें बड़ा घर चाहिए, हम अपने पेरेंट्स को साथ में रखना चाहते हैं, बच्चों के स्कूल घर से चल रहे हैं, वी नीड अ बिगर स्पेस। निरंजन जी, आपसे मेरा सवाल यह होगा कि जिस तरह का मोमेंटम घरों की बिक्री को लेकर मुंबई में, पुणे जैसे मार्केट में देखने को मिल रहा है, एनसीआर में वैसा मोमेंटम नहीं है, उस तरह का रिस्पांस नहीं देखने को मिल रहा है। अब अगर हम देखें तो जो कदम महाराष्ट्र सरकार ने उठाया स्टैम्प ड्यूटी को लेकर, उसका रिजल्ट भी सामने आया, तो दूसरी राज्य सरकारें, दूसरे प्रदेश क्यों नहीं इस तरह के कदम उठा रहे हैं? उनको इंतजार किस बात का? रियल एस्टेट को रिवाइव करने के लिए अगर ऐसे कदमों से राहत मिलती है, रियल एस्टेट रिवाइव होता है, तो क्यों ये कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? पहले मैं रवि सिन्हा साहब का एक प्रश्न जो उठाया था उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। वो जो है कि नए स्टार्ट्स क्यों नहीं हो रहे, और जब कंजम्पशन हो रहा है तो क्यों नए प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो रहे। रवि जी, उसका कारण ये है कि हमारे जो महाराष्ट्र में है, सरकार जो रेडी रेकनर रेट है या जो प्रीमियम रेट्स भरना है हमें एडिशनल एफएसआई के लिए, वो 50% कम करने वाले हैं सरकार। वो अनाउंसमेंट हो गई है और कैबिनेट की डिसीजन के लिए हम वेट कर रहे हैं। वो लगभग हफ्ते के अंदर वो कैबिनेट डिसीजन आ जाएंगे और मेरे अंदाज से 1-2 हफ्ते के अंदर वो लागू हो जाएगा। तो कोई भी नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो वो नए रेट से नेचुरली सैंक्शन लेंगे, और नए रेट से सैंक्शन लेंगे तो उनको एटलीस्ट 2 महीने लगेंगे सब प्लान्स नए के हिसाब से अप्रूवल करा दे। तो मेरे अंदाज से ये फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में आप देखेंगे नए स्टार्टअप्स जो महाराष्ट्र में काफी तेजी से आ जाएगा। दूसरी बात, उसका कारण यह है कि हमारे जो डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स और हायर एफएसआई दी है, वो एक नया कानून जो है मुंबई को छोड़ के पूरे महाराष्ट्र में लागू 1 हफ्ते पहले ही लागू हुआ है। उसको हम कहते हैं यूनिफाइड डीसी रूल्स। हम इसकी अपेक्षा 3 साल से कर रहे थे और लगभग अप्रैल में आना था, वो अभी आ गए। दूसरी बात रही कि उनकी जो प्रश्न था कि ये सेल्स लगभग कैचअप है, वो बात मैं समझता हूं सही है। रवि जी का सही कहा कि ये पेंटअप डिमांड के हिसाब से ये एक्सट्रीम केस है, लेकिन आप सबकॉन्शियसली जो सिचुएशन रहा है वो एक अलग ही बन गया है। तीसरी बात जो दीपक जी आपने पूछा कि ये दूसरे शहरों में क्यों नहीं होता है, इसका यही कारण है क्योंकि जो सिचुएशन रहा है अब तक, जो डेवलपमेंट रहा है पोस्ट कोविड, आप देखेंगे कि जो बड़े शहर हैं वहां जो साइकिल स्टार्ट हुई है वो ज्यादा तेजी से स्टार्ट हो गई है। आप होटल को छोड़ के, रेस्टोरेंट को छोड़ के आप देखेंगे तो काफी बिजनेस के स्टार्टिंग हो गई है, लेकिन छोटे शहर में सेकेंडरी इफेक्ट अब तक नहीं, बेनिफिट नहीं आया है। जी बिल्कुल, चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जानेंगे कि रेंटल हाउसिंग को लेकर क्या कुछ बदलाव किए जाने चाहिए और मौजूदा वक्त में जो हालात हैं उसको देखते हुए किस तरह का फ्यूचर मार्केट रेंटल हाउसिंग में बनने वाला है। छोटे से ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम चर्चा कर रहे हैं रियल एस्टेट के सुधरते हालातों के ऊपर। जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, रियल एस्टेट में एक माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है, उसी पर हम ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रवि जी, आपसे मेरा सवाल यह होगा कि एक और मुंबई में बिक्री के शानदार आंकड़े, दूसरी ओर नो ब्रोकर की रिपोर्ट में घर की खरीदारी को लेकर करीब 89% लोगों का सकारात्मक रुझान, और तीसरी जो बड़ी बात है कि अनसोल्ड इन्वेंट्री का भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, करीब 7.5 लाख यूनिट की अनसोल्ड इन्वेंट्री बन चुकी है। तो ये जो अलग अलग चीजें हैं, इनको क्लब करते हैं तो उसका क्या नतीजा निकलता है आपके अनुसार? देखिए, जब हम सेल्स फिगर की बात कर रहे हैं तो हम सेल्स फिगर का सोर्स हमारा क्या है? वो हमारा सोर्स है कि प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशंस कितने हो रहे हैं। उसमें अगर हम क्लासिफाई करें कि प्राइमरी मार्केट में सेल कितने हो रहे हैं और सेकेंडरी मार्केट में सेल कितने हो रहे हैं, अगर हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो हमारे को बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में अक्रॉस द कंट्री एक डिस्ट्रेस सेल चल रहा है। 20% 30% पे भी डिस्ट्रेस सेल देखने में आया है। तो ये आपको सबसे पहले, अच्छा दूसरी बात, अब आप आइए कि सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए, जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल नो ब्रोकर अपने वेबसाइट पे जो उनके ट्रैफिक आ रहे हैं उनका डाटा कलेक्ट करके जब देखेगा तो 89% का हो सकता है कि वहां पे एक पेंटअप डिमांड उनको दिखेगा, क्योंकि आपके वेबसाइट पे एक प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग वेबसाइट पे वही बायर आ रहा है जिस बायर का खरीदने का, घर खरीदने का एक इंटेंशन है। हम लोगों ने एक सर्वे किया था, जिस सर्वे में हमने ये पूछा कि आज की इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज में, जबकि जॉब मार्केट पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्या रियल एस्टेट आपका इन्वेस्टमेंट चॉइस होगा? हमारे सर्वे में लोगों ने बोला कि हमारा फर्स्ट चॉइस जो है वो स्टॉक मार्केट है इस समय, सेकंड चॉइस गोल्ड है और रियल एस्टेट थर्ड चॉइस है। उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह लोग बता रहे हैं कि रियल एस्टेट में एक तो टिकट साइज बहुत बड़ा चाहिए, दूसरा ये बड़ा इलिक्विड असेट है। स्टॉक मार्केट या गोल्ड में आपके पास जितना टिकट साइज है, आप जितने पैसे हैं उतने पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वहां पे इस समय शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये रियल एस्टेट में इस समय फर्स्ट चॉइस या 89% का चॉइस, अगर आप उस डाटा को लेकर बात कर रहे हैं कि जो आपके पास बाइंग इंटेंशन लेकर आया है, तो हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम कंट्री वाइड बात करते हैं तो बायर इसको बहुत रिलक्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, उसके जॉब पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सौरभ, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपकी जो एक्सपर्टीज है वो रेंटल हाउसिंग को लेकर है। आपकी रिपोर्ट में रेंटल हाउसिंग का जिक्र भी है। निरंजन जी भी हमारे साथ हैं जो कि रेंटल हाउसिंग को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। अक्सर हमने रेंटल हाउसिंग पर ढेर सारी बातें की हैं। अब तो सरकार का भी फोकस रेंटल हाउसिंग की ओर आ गया है। तो फ्यूचर कहां देखते हैं रेंटल हाउसिंग का? क्योंकि सरकार, रवि जी की बात को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि जो ये 82% लोग हमारे यहाँ बोल रहे हैं कि वो 2021 में घर खरीदना चाहते हैं, ये सिर्फ बायर्स नहीं है, बायर्स और टेनेंट्स मिलाकर हैं। तो इसमें काफी सारे जो है टेनेंट्स भी हैं, मेजॉरिटी तो इसमें से टेनेंट्स ही हैं एक्चुअली, जो बोल रहे हैं कि वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं 2021 में घर खरीदना। बट हाँ, जो रवि जी ने बोला वो एकदम सही बात है कि इन्वेस्टर्स अभी भी नहीं सोचते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड वो प्रेफर कर रहे हैं स्टॉक मार्केट या फिर गोल्ड। जैसा कि हमारी रिपोर्ट में भी दिख रहा है कि सिर्फ 11% लोग बोल रहे हैं कि वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सप्लोर करना चाहते हैं रियल एस्टेट। दीपक जी, आपकी बात पे मैं आता हूं अभी कि जो रेंटल मार्केट है, मेरे को लगता है कि रेंटल तो एकदम ही एवरग्रीन मार्केट है। चाहे इकोनॉमी ऊपर जाए नीचे जाए, रेंटल मार्केट हमेशा बना रहता है। हमने थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट देखा अब की बार, पहली बार ऐसा देखा हमारी लाइफ में, शायद पहला कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा कि हमने देखा कि रेंटल मार्केट पूरा ड्रॉप हो गया क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। एंड मार्च से लेके अप्रैल मई में भी ट्रांजैक्शंस काफी कम हो रहे थे। एंड उसके बाद हमने थोड़ा सा ये भी देखा कि काफी बैचलर्स लोग जो थे वो शायद अपने होम टाउन चले गए। तो हमने काफी ड्रॉप देखा कि हमारे यहाँ जो पीजी के लिए आते हैं या फिर जो लोग को लिविंग के लिए आते हैं, उसमें काफी ज्यादा ड्रॉप था। लेकिन जो फैमिली सेगमेंट है उसमें हमें कोई ड्रॉप नहीं दिखा, उसका काफी फास्ट रिकवरी हुआ। इवन जो रेंटल्स बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गए थे मई जून में, वो भी धीरे धीरे रिकवर हो गए। एंड अभी अगर हम देखेंगे तो हर साल हम देखते हैं कि रेंटल्स इंक्रीज होते हैं 5-6% 7% पे। अब की बार वो इंक्रीज नहीं हुआ, एकदम फ्लैट रहा। आई थिंक बॉम्बे में कुछ एरियाज में तो रेंटल ड्रॉप भी हुआ है, बट ऐसा एकदम जो इंक्रीमेंट होना था वो नहीं हुआ इस साल। तो इन्फ्लेशनरी जो हर साल होता है रेंटल में, वो ऑलमोस्ट फ्लैट था।
लेकिन लोग काफी वापस आ गए हैं एंड फैमिली वाला सेगमेंट एकदम अफेक्ट नहीं हुआ था। एंड हमें लगता है कि जनवरी से रेंटल का काफी ज्यादा मार्केट वापस बूम करेगा, बिकॉज पीपल हु हैड गॉन बैक वो भी वापस आने का प्लानिंग कर रहे हैं। जितना भी लोगों से हम लोगों का सर्वे में बात हुआ तो काफी लोग जनवरी से वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, इवन बैचलर्स में से। निरंजन सर, मेरा अगला सवाल आपसे यह होगा कि आईपीसीज या वेबसाइट को मिलाकर करीब दर्जन भर ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो रियल एस्टेट के ऊपर रिपोर्ट्स निकालते हैं, आंकड़े जारी करते हैं। हर रिपोर्ट का डेटा कुछ अलग दिशा, कुछ अलग मैसेज देता है। तो आप लोग अपनी जो रणनीति बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं इन रिपोर्ट्स के आधार पर? देखिए, जितने ज्यादा रिपोर्ट्स आते हैं उतना अपने को वेरिड ओपिनियन होते हैं, लेकिन फोकस अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है। जैसे कोई रेंटल पर ज्यादा जोर देते हैं, कोई वेस्टर्न रीजन पर ज्यादा जोर देते हैं, कोई नॉर्दर्न रीजन पर ज्यादा रहते हैं। तो मेरे अंदाज से ये अच्छी बात है कि वेरिड ओपिनियंस रहे और उसके एनालिसिस हम करके अल्टीमेटली हमें डिसीजन ये लेना है कि हमें क्या काम करना है, कैसे किस्म के लेना है। लेकिन ये ज्यादा रिपोर्ट आने से एक बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, वो ये है कि पहले जब ये हम मकान बनाते थे तो लोग गट फीलिंग के साथ वो लोग बनाते थे। मीन्स ये एरिया में अरे ये बिल्डर ने 3 बेडरूम का बनाया है तो हम भी 3 बेडरूम का बनाए, और ये एरिया में छोटे फ्लैट ही चल रहे हैं तो छोटे फ्लैट ही बनाए। लेकिन मार्केट रिसर्च बहुत कम करते थे। आज की तारीख में लोग शुरुआत कर दी है कि मार्केट रिसर्च करने में, और वो भी आईपी जो जितने भी आईपीसीज हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टडी करते हैं, उनके रिपोर्ट लेते हैं हम और पूछते हैं कि यहाँ डिमांड कैसे है, और उसके हिसाब से हर एक का अलग अलग स्ट्रेंथ रहता है कंपनी का। तो कोई लग्जरी सेगमेंट में हो तो नेचुरली वो लग्जरी सेगमेंट में लार्जर फ्लैट ज्यादा बनाएंगे, और जो अफोर्डेबल सेक्टर में हो तो वो वहां वो सेक्टर में हो। लेकिन एक बात बहुत बड़ी बात रही है दीपक जी, वो बहुत महत्व की बात है कि लोग लग्जरी में ज्यादा ध्यान देते थे और अफोर्डेबल सेगमेंट में कम ध्यान देते थे। जैसे अभी देखिए गाड़ियों के सेक्टर में देखें तो 2019 में BMW और मर्सिडीज लगभग 10,000 गाड़ियां बिके एक कंपनी, और मारुति सुजुकी की 1.7 मिलियन गाड़ी बिके। अब आप BMW 10,000 की जगह में आप लाखों की संख्या में बनाए तो नहीं बिकेंगे। तो कभी कभी हम ये देख रहे हैं कि जो मार्केट है, बिल्डर लोग मिसमैच प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो समझते देखा देखी में। लेकिन अब जैसे ये रिपोर्ट्स आने शुरुआत हुए हैं, हमें समझ में आ रहा है कि हमें क्या बनाना चाहिए और कहाँ डिमांड कैसे है, और जो रेरा की रिपोर्ट्स हैं या रजिस्ट्रेशन की रिपोर्ट्स हैं, उस संख्या से पता पड़ जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो मेरे अंदाज से ये बहुत अच्छी बात है, हमें अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग सेंटर्स से मिल रहे हैं और उससे हम सुझाव रहते हैं। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि लंबे समय से रियल एस्टेट में एक मिसमैच था, डेवलपर डिमांड और सप्लाई को समझने में नाकाम रहे, जिसका नतीजा हमने देखा कि लंबे समय से रियल एस्टेट में जो बिक्री है उसको लेकर मायूसी रही। लेकिन अब डेवलपर हो या सरकार हो, काफी गंभीरता से आगे आ रही है, काफी अच्छे और कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जिसका नतीजा समझ में भी आ रहा है। जैसे मुंबई में हमने देखा कि काफी अच्छी बिक्री देखने को मिली और आगे भी 2021 में काफी अच्छी उम्मीदें की जा रही हैं प्रॉपर्टी मार्केट से। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर दूसरे राज्य भी महाराष्ट्र की तरह जिस तरह के फैसले महाराष्ट्र सरकार ने लिए हैं, अगर रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए लेते हैं, तो जाहिर है दूसरे राज्यों से भी बिक्री को लेकर एक अच्छा माहौल बनेगा, सकारात्मक माहौल बनेगा, और ग्राहकों को भी उनके मन मुताबिक बजट में शायद बेहतरीन घर मिल पाएंगे। तो आज के शो में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी देश और दुनिया की अपडेट के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।